हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 5 प्लानिंग इन इंडिया चल रहा है। इसकी हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, बैकग्राउंड में हम इसका विश्वेश्वरैया प्लान कर चुके हैं, फिकी प्रपोजल कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे कांग्रेस प्लान से। तो कांग्रेस प्लान क्या कहता है? बात है 1938 की। 1938 में जितने भी गांधीयंस थे या कुछ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेटिव थे, ये सारे के सारे ही सेंट्रलाइज्ड स्टेट प्लानिंग को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपोज कर रहे थे। स्पेशली जो गांधी जी थे वो भी सेंट्रलाइज्ड स्टेट प्लानिंग को भी अपोज करते थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी वो फेवर में बात नहीं करते थे। जो गांधी जी थे उनका जो मकसद था वो था विलेजेस को ही डेवलप करना, कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। जो गांधी जी थे वो विलेज लेवल पे सोचते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में उन्होंने कभी बात करी ही नहीं थी। तो 1938 में क्या हुआ था? 1938 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था, 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। तो हरिपुरा में जो इनका सेशन हुआ था, उनके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस जी और जो वो सेशन हुआ था उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये वाला जो सेशन था 1938 का, इस सेशन में इन्होंने सेटअप करा था, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी 1938 में। और ये वाली जो कमेटी थी, इसका मेन काम क्या था? इसका काम था इकोनॉमी के जितने भी मेजर सेक्टर्स हैं, मेजर एरियाज है, उन सब की डेवलपमेंट करना। अब जो इकोनॉमी के मेजर सेक्टर्स है या मेजर एरियाज है, उनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, उनकी डेवलपमेंट के लिए कैसे प्रोग्राम्स बनाने हैं, ये सारे का सारा काम दिया गया एनपीसी को। ये सारा का सारा काम था एनपीसी का। बेसिकली जो एनपीसी थी ना, उसको सेटअप करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और ये वाली जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर्स थे, जो जितनी भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स थी उनके भी मिनिस्टर्स थे और बाकी स्टेट्स के जो कुछ लोग थे उनको भी इनवाइट करा गया था टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। और उसमें कौन कौन आए थे? उसमें आए थे एम विश्वेश्वरैया भी आए थे, JRD टाटा आए थे, GD बिरला आए थे, लाला श्रीराम, और इसके अलावा और बहुत सारे एकेडमिशियंस आए थे, टेक्नोक्रेट्स, प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स, ट्रेड यूनियनिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, बहुत सारे लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। और फिर वो वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी कॉन्फ्रेंस में एनपीसी को सेटअप किया गया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी। अब ये वाली जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, इसमें टोटल 15 मेंबर थे और एनपीसी के फिर आगे 29 सब कमेटीज बनाई गई थी और इंक्लूडिंग दीज सब कमेटीज एनपीसी के जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 350 मेंबर्स थे। तो ये इसकी जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, इसकी जो रिकमेंडेशन दी थी एनपीसी ने, उसकी जो रिकमेंडेशन के 29 वॉल्यूम्स बने थे। 29 वॉल्यूम्स से इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस आगे प्रोड्यूस करी थी। अब हुआ क्या था? जब एनपीसी सेटअप हुई, एनपीसी सेटअप होने के कुछ टाइम बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। कब शुरू हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 1939 में शुरू हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब एनपीसी कब बनी थी? 1938 में बनी थी। तो 1938 में एनपीसी बनी और उसके कुछ टाइम के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, जिसके चलते हुए जो कमेटी का काम था वो थोड़ा रुक गया, कुछ टाइम के लिए जो काम था वो बंद हो गया। उसके बाद आया क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में आ गया क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो उस टाइम पे इस कमेटी के जो बहुत सारे मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। जब अरेस्ट कर लिया तो 1940 से लेकर 1945 के बीच में जो ये कमेटी थी ना एनपीसी, इसकी सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल एग्जिस्टेंस रह गई थी। सिर्फ ये एक नाम की कमेटी रह गई थी, इसकी जो वर्किंग थी वो सारी की सारी रुक चुकी थी। अब जो इसकी फाइनल रिपोर्ट बन के तैयार हुई थी एनपीसी की, वो फाइनल रिपोर्ट आई थी 1949 में। अब ये जो रिपोर्ट आई थी इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी इन्होंने बताई थी। अब यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई थी रिलेटेड टू प्लानिंग। अब इसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ना 1946 में, जो इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उस इंटरिम गवर्नमेंट में इन्होंने बताया था प्लानिंग से रिलेटेड डेवलपमेंट्स कैसे करनी है। तो वो सारी डेवलपमेंट्स, ये सारी चीजें जो भी तैयार हो गए 1949 में, एनपीसी ने अपनी फाइनल जो रिपोर्ट थी वो तैयार करके दी थी। तो ये वाली जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट तैयार करी थी इसकी जो एनपीसी की कमेटी थी और इसकी जो आगे सब कमेटीज थी, इन सब ने मिलकर काम करा, जो भी काम करा, फिर वो सारी इनकी जो सब कमेटीज की रिपोर्ट थी उन सबको इकट्ठा करके इन्होंने फिर अपनी 29 वॉल्यूम्स में एक रिपोर्ट तैयार करके दी थी। अब जो इसकी रिपोर्ट तैयार हुई थी ना, उस टाइम पे लोगों के बीच में बहुत इंटरेस्ट था इस रिपोर्ट को लेकर। लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे थे कि एनपीसी की अब रिपोर्ट आएगी। बट
दिक्कत क्या थी, एनपीसी की जब रिपोर्ट आई तो उस टाइम पे जो हमारे इंडिया के लोग थे वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, जिसके चलते हुए एनपीसी की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में लोगों को ज़्यादा समझ तो नहीं आई जब ये रिपोर्ट लोगों के सामने आई, बट स्टिल लोगों को एक भरोसा था कि ये वाली जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट हमारे अपने लोगों ने तैयार करी है, हमारे इंडियंस ने हमारे लिए तैयार करी है। इसीलिए लोगों को एक भरोसा था कि अब हमारे जो इंडिया है यहाँ पे भी रैपिड ग्रोथ होगी, यहाँ पे भी डेवलपमेंट होगी, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा इंक्रीज होगा और हमारी जो कंट्री है यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आएगी, फंडामेंटल चेंजेस आएगी। तो जो एनपीसी की रिपोर्ट्स थी वो तैयार होकर आ गई। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करी गई, एनपीसी जो थी उसके रिपोर्ट आने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुई थी। ठीक है, अब जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया ने एक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग तैयार करी थी। ठीक है, अब इसमें आती है सबसे पहले पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनी थी अर्ली जून 1941 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी। इसमें इन्होंने बताया था कि जो जब लड़ाई खत्म हो जाएगी, वॉर खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का हमारी जो इकोनॉमी की रिकंस्ट्रक्शन है उसको कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग कैसे प्लान्स बनाने हैं, ये सारा पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी में बताया गया था। फिर आई कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट। ये जो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन इकोनॉमिस्ट थी ये बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रामस्वामी मुदालिया और ये सेटअप हुई थी 1941 में। ये जो कमेटी थी ये एज अ थिंक टैंक ये आई थी, कमेटी बनाई गई थी और इसमें जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमिटीज बनी थी उसको एडवाइस देने के लिए ये फिर आगे कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी में ये भी बताया था कि कंट्री के लिए जो नेशनल प्लान्स बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब इस कमेटी में इकोनॉमी के अलग अलग एरियाज की डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग प्लान्स बनाए गए, उसके रिगार्डिंग कुछ सुजेशंस दिए गए कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को कैसे डेवलप करना है। फिर आई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना था 1944 में। ये गवर्नमेंट ने बनाया था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर ए सेपरेट मेंबर ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, इससे जो अलग मेंबर्स थे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या था, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था इसमें अर्देशीर जो दलाल जो कि बॉम्बे प्लान के कंट्रोलर थे उनको इसका एक एक्टिंग मेंबर अपॉइंट किया गया था। तो इसमें 20 पैनल्स बनाए गए थे एक्सपर्ट से, 20 से भी ज्यादा पैनल्स बनाए गए थे एक्सपर्ट्स के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये वाला जो डिपार्टमेंट था इनिशियली ये एक सेंट्रल डिपार्टमेंट था, गवर्नमेंट ने बनाया था, प्रोविंसेस की गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट्स ने मिलकर इसको बनाया था। बट ये वाला जो डिपार्टमेंट था ज्यादा देर के लिए इसने काम नहीं करा, 1946 में ये खत्म हो गया, डिपार्टमेंट अबॉलिश हो गया। और ये डिपार्टमेंट बनाया था फॉर द डिटेल्ड प्लान्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करनी है उसकी प्लानिंग करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था, बट 1946 में इसको खत्म कर दिया गया। फिर आया एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। ये आया था अक्टूबर 1946 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करी थी एक कमेटी जिसको बोलते हैं एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। जो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड था इसने फिर अपने बहुत सारे प्लान्स दिए, प्रपोजल्स दिए और इसने बताया कि फ्यूचर में जो इंडिया में प्लानिंग कैसे करनी है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए हमारे प्लानिंग के, कौन कौन सी हमें प्रायोरिटीज लेकर चलना है, कौन से सेक्टर्स को एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेकर चलना है, ये बताया था एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड ने। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड का बेसिकली काम था एडवाइज करना कि कैसे जो इंडिया की डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी है, ग्रोथ करनी है। अब ये जो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड आया था इसकी रिपोर्ट बन के तैयार हुई थी 1947 में। 1947 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो रिपोर्ट में बेसिकली क्या था, रिपोर्ट में था कि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करनी है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है तो वहां पे प्रोविंसेस है या स्टेट्स है, जितने भी हमारे प्रोविंसेस है या स्टेट्स है इंडिया के, सबको मिलकर आपस में काम करना पड़ेगा, एक कॉमन प्लान पे काम करना पड़ेगा। मतलब कि इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है या जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके लिए एक कॉमन प्लान बनाया जाएगा और सारी की सारी स्टेट्स उस कॉमन प्लान पे काम करेगी, राइट। नेक्स्ट है बॉम्बे प्लान।
जो बॉम्बे प्लान का टाइटल था वो था अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। और ये वाला जो प्लान था, बॉम्बे प्लान बनाया था इंडिया के जो उस टाइम पे लीडिंग कैपिटलिस्ट थे। उस टाइम पे भी इंडिया के कुछ लोग थे जो बहुत अमीर थे, जिनके पास पैसा था, कैपिटलिस्ट लोग उस टाइम पे भी इंडिया में होते थे। तो उन्होंने मिलकर ये बॉम्बे प्लान बनाया था और इसका टाइटल था अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। इसमें 8 कैपिटलिस्ट थे। ये वाला जो बॉम्बे प्लान था, इस प्लान में 8 कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व थे, जिनमें थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरबाई लाल भाई, AD श्रॉफ हो गया, अवधेशी दलाल, जॉन मैथाई। तो ये सारे जो थे उस टाइम पे इंडिया के कैपिटलिस्ट थे, इंडिया के अमीर लोग थे, जिन्होंने मिलकर बनाया था बॉम्बे प्लान। अब जो आज की डेट में टाटा बिरला है ना, इनके ये पूर्वज थे। ये वाले जो टाटा बिरला है ये इनके ही पूर्वज थे, जिन्होंने मिलकर उस टाइम पे बॉम्बे प्लान बनाया था। और ये वाला जो प्लान था ये पब्लिश हुआ था 1944-45 में। आउट ऑफ दीज 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे ना, ये जो पहले नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, जो जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा है, 1938 में जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, उसके 15 जो मेंबर थे उसमें से एक थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ठीक है। NPC जो कमेटी बनी थी उसके भी ये मेंबर थे, और उसके बाद जो बॉम्बे प्लान बना इसमें भी ये इन्वॉल्व थे, बॉम्बे प्लान में भी। इसके अलावा जो JRD टाटा थे, GD बिरला थे, लाला श्रीराम थे, ये जो उनकी आगे 29 सब कमेटीज बनी थी ना नेशनल प्लानिंग कमेटी के अंडर, जो आगे 29 सब कमेटीज बनी थी, उनके ये मेंबर थे। JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, ये उनकी सब कमेटीज के मेंबर थे, जो नेशनल प्लानिंग कमेटी की सब कमेटीज थी। राइट। अब जो इनकी रिपोर्ट थी, जो बॉम्बे प्लान था और NPC था, इन दोनों ने जो बातें करी थी ना, कुछ कॉमन सी बातें करी थी। इनके जो एग्रीमेंट्स थे ना वो कुछ मिलते जुलते से थे। जो बॉम्बे प्लान में उन्होंने बातें करी या NPC में जो उन्होंने बातें करी, इन दोनों की जो बातें थी ना वो मिलती जुलती थी। जो इन्होंने एग्रीमेंट्स करे थे, NPC वालों ने जो एग्रीमेंट्स करे थे या बॉम्बे प्लान में जो एग्रीमेंट्स हुए थे, ये मिलते जुलते से कुछ कॉमन एग्रीमेंट्स थे। जैसे कि अब एग्रीमेंट्स कौन से थे इनके, जो बेसिक एग्रीमेंट थे वो थे अग्रेरियन रीस्ट्रक्चरिंग। ये चाहते थे कि जो एग्रेरियन है उसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर किया जाए। अग्रेरियन सेक्टर में जो इंटरमीडियरीज है ना उनको खत्म किया जाए। जैसे कि जमींदार होते थे पहले के जमाने में, जो जमींदार होते थे ना उस टाइम पे, तो इन्होंने बोला कि जो जमींदार है उनको खत्म किया जाए। और जो मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, इसमें भी मिनिमम वेज सिस्टम होना चाहिए। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उन पे मिनिमम प्राइसेस ग्रांटेड देने चाहिए। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उस पे मिनिमम प्राइसेस होने चाहिए, कि कल को अगर कोई भी चीज उगा रहा है अपने खेतों में, सपोज राइस ही है, तो उस पे जो मिनिमम प्राइसेस है वो फिक्स होने चाहिए, कि कल को जो राइस का रेट है वो पर क्विंटल इतना है तो इतना ही रहेगा, इससे कम रेट पे वो राइस मार्केट में नहीं बिकेगा। तो जो फार्मर है उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जो मिनिमम प्राइसेस है वो ग्रांटेड देने चाहिए। इसके अलावा कॉपरेटिव्स बनाने की बात करी थी, क्रेडिट एंड मार्केटिंग सपोर्ट एजेंसीज बनाने की बात करी थी। ये जो बात हुई थी ना ये NPC ने भी पहले करी थी, और बाद में जो बॉम्बे प्लान आया था उन्होंने भी ये सारी बातें करी थी। तो दोनों प्लान्स में ये कॉमन बातें हुई थी। फिर इन्होंने एक एग्रीमेंट करा था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। जो दोनों प्लान्स थे NPC और बॉम्बे प्लान, दोनों में ही रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई थी। दोनों एम्फसाइज कर रहे थे हैवी कैपिटल गुड्स पे और बेसिक इंडस्ट्रीज पे। जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उनको डेवलपमेंट करने की बात कर रहे थे। जो बॉम्बे प्लान था इसका जितना भी टोटल प्लान आउटले था, जितना भी प्लान बजट था, उसका 35% जो बॉम्बे प्लान था उसने एलोकेट करा था बेसिक इंडस्ट्रीज को। बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? बेसिक इंडस्ट्री जो बेसिक चीजें होती है हमारी जरूरत की, डेली की जो बेसिक चीजें होती है, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उनको बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। जैसे कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो मैगी की बात कर लो। मैगी के बिना जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो रहना ही मुश्किल है, क्योंकि जो बाहर रहते हैं, जो स्टूडेंट्स है या कोई जॉब के लिए बाहर रह रहा है, सिंगल बंदा है, तो वो क्या है, अब कहीं खाना नहीं मिला तो वो मैगी बना के अपना काम चला रहा है। तो आज की डेट में जो स्टूडेंट्स है उनकी जो बेसिक नीड क्या है, वो मैगी है। तो ऐसे और जैसे छोटी छोटी बेसिक चीजें होती है खाने पीने की, दूध हो गया, चावल हो गए, जो जहाँ कुछ और दाल चावल हो गए, तो ये सब चीजें क्या है, ये बेसिक चीजों में आती है। तो ये वाली जो बेसिक इंडस्ट्रीज है इनको डेवलप करने की उस टाइम पे इन्होंने बात करी थी। और बॉम्बे प्लान ने तो अपने टोटल प्लान आउटले का 35% एलोकेट भी करा था इन बेसिक इंडस्ट्रीज को।
फिर सोवियत प्लानिंग से इन्होंने कुछ क्लूज लिए, उसके बेसिस पे एनपीसी और बॉम्बे प्लान ने इन्होंने बोला कि जो इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज है सबसे पहले उनको डेवलप करना है, उनके फेवर में इन्होंने डेवलपमेंट करने की बात करी थी। दोनों प्लान्स में फिर बात हुई थी कि जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है, जहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जहाँ फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इनको प्रमोट करना है। सबसे पहले इन्होंने जो इंपॉर्टेंस दी थी वो इन्होंने मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को दी थी। इनको इंपॉर्टेंस क्यों दी थी? क्योंकि वो उस टाइम पे चाहते थे कि कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, कैपिटल उस पर कम लगे, पैसा कम खर्च हो, और जो इंडस्ट्री है उसमें प्लांट्स और मशीनरीज वगैरह भी कम हो। और ये सब चीजें पॉसिबल है मीडियम स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होता है यहाँ से, और कैपिटल यहाँ पे कम लगती है, पैसा कम खर्च होता है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज या मीडियम इंडस्ट्रीज लगाने के लिए प्लांट्स और मशीनरीज की भी कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसीलिए जो एनपीसी और बॉम्बे प्लान थे, इन्होंने मीडियम, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को उस टाइम पे इंपॉर्टेंस दी थी। अब ये वाले जो दोनों प्लान्स थे ना, ये दोनों प्लान्स ये चाहते थे कि जो इकोनॉमी है ना, हमारी इकोनॉमी में स्टेट का रोल होना चाहिए। इकोनॉमी में जो मेजर रोल है वो स्टेट को प्ले करना होगा, जो एक्टिव रोल है वो स्टेट प्ले करेगी। स्टेट कैसे प्ले करेगी? इकोनॉमी में जो भी मेजर रोल है वो स्टेट प्ले करेगी थ्रू द प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ओवरसीइंग द डिफरेंट एरियाज ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के जो अलग अलग एरियाज है, लाइक ट्रेड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो ये वाले जो सारे के सारे मेजर सेक्टर्स है ना, इन पे गवर्नमेंट की ऑनरशिप होनी चाहिए, स्टेट की ऑनरशिप होनी चाहिए। इन सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर के अंडर होने चाहिए ये सारे के सारे सेक्टर। डायरेक्टली और एक्सटेंसिव जो कंट्रोल है इन सारे सेक्टर्स पे, इन पे होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर के अंडर ये सारे काम करने चाहिए। ठीक है, उस टाइम के जो कैपिटलिस्ट थे ना वो ये बातें कर रहे थे। कैपिटलिस्ट बोल रहे थे कि जो इकोनॉमी में मेजर रोल स्टेट को प्ले करना चाहिए, उस टाइम के कैपिटलिस्ट इसके बारे में बात कर रहे थे। और उस टाइम पे फिर जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने सोशल वेलफेयर की भी बात करी थी। दोनों प्लान्स में ही सोशल वेलफेयर को इन्होंने फेवर करा था। इन्होंने बोला था कि सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारे सुजेशंस दिए थे, बहुत सारे इश्यूज पे सुजेशन दिए थे, जैसे कि राइट टू वर्क हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट की इन्होंने बात करी थी, गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस। इन्होंने बोला कि मिनिमम वेजेस की गारंटी होनी चाहिए कि कम से कम इतने वेजेस तो हर किसी को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके अलावा इन्होंने वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज की बात करी थी, फ्री एजुकेशन के बारे में बोला, और जो सिकनेस और अनएम्प्लॉयड है उनको सोशल इंश्योरेंस कवर देने की भी बात करी थी इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि जो यूटिलिटी सर्विसेज है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ये सारी चीजें जो फैसिलिटीज है, तो ये फैसिलिटीज लो कॉस्ट पे लोगों को मिलनी चाहिए, और इन पे जो सब्सिडीज है वो कौन देगा? वो स्टेट देगी। इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लो कॉस्ट पे पहुंचनी चाहिए, और इस पे जो सब्सिडी है वो कौन देगा? वो स्टेट देगा। तो उस टाइम के जो कैपिटलिस्ट थे ना वो बात कर रहे थे इन इक्वालिटीज की। वो बोल रहे थे कि इन इक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। वो बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे मेजर्स होने चाहिए जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए। उन्होंने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करी थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करी थी, इन इक्वालिटीज की बात करी थी। उस टाइम के जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने बात करी थी। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है कि जैसे जैसे जो आपकी आमदनी बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो भी बढ़ेगा, जो टैक्स स्लैब्स है वो भी आगे बढ़ेगी। सपोज किसी की जो मंथली इनकम है वो 1 लाख है, तो वो गवर्नमेंट को 10% टैक्स दे रहा है। सपोज एक एग्जांपल ले रही हूँ, रियलिटी में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सपोज किसी की इनकम जो है महीने की 1 लाख है, तो वो गवर्नमेंट को 10% टैक्स दे रहा है। तो अगर किसी की इनकम 2 लाख है तो उसका जो टैक्स है वो ज्यादा होना चाहिए, वो 12% या 15% होना चाहिए। अगर किसी की इनकम 3 लाख है तो उसका जो टैक्स है वो 20% तक। ऐसे मतलब जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे ही आपका जो टैक्सेशन है वो भी बढ़ेगा। तो ये बात उस टाइम के कैपिटलिस्ट बोल रहे थे, नहीं तो आज के कैपिटलिस्ट ऐसी बात कभी नहीं करते। ये वो तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अगेंस्ट ही बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए।
लेकिन उस टाइम के कैपिटलिस्ट और आज के कैपिटलिस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि एक ही हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए, सारे लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा होना चाहिए, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये बात उस टाइम के कैपिटलिस्ट कर रहे थे। जैसे जैसे फिर टाइम निकलता गया वैसे वैसे फिर लोगों की जो कैपिटलिस्ट थे उनकी थिंकिंग चेंज होती गई और धीरे धीरे फिर आज का टाइम आ गया। आज की डेट में सारे यही सोचते हैं, हाँ, इंडिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो यही सोचते हैं कि पैसा सारा हमारे पास ही होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।